हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना न्यू चैप्टर अकाउंटेंसी क्लास 11 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी फाइल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की, तो आज स्टार्ट करेंगे और 3 से 4 दिन के अंदर मैक्सिमम इसके एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। देखो मान लो ये बेटा कौन है, एक आपका बायर है, ठीक, और ये कौन है आपका सेलर है, ठीक है। सेलर थोड़ा गुस्से में लग रहा है, एकदम ना का गुस्से में है बहरा, लेकिन है सेलर, ठीक है। ये कौन है आपका बायर और ये कौन है आपका सेलर। अब बायर को एक नाम दे देते हैं, इसका नाम मान लो, बायर का नाम है अमन और सेलर का नाम है राहुल, ठीक है। सेलर का क्या नाम है राहुल और बायर का नाम क्या बेटा अमन, ठीक है। अब भाई देखो बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, सामान को बेचेंगे और सामान को खरीदेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है बिजनेस में उधार का काम चलता है, उधार समझते हो, उधार पे यानी क्रेडिट पे लोग सामान बेचते हैं। तो सेलर ने बायर को कोई सामान बेचा 1 लाख रुपए का उधार पे, ठीक। बायर ने बोला ठीक है ओके ले लेते हैं, सेलर ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन उधार पे तभी देंगे कि भैया देखो ये एक हम तुमको पेपर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, इस पे आपको अपना साइन करना पड़ेगा कि आप जितने दिन के अंदर, बोला मान लो 60 डेज, बोला 60 दिन के अंदर पैसा हम क्या कर देंगे, अमन ने बोला वापस कर देंगे 60 डेज के अंदर। तो उसने बोला कि देखो ये एक एग्रीमेंट है, यहाँ पर ऐसे से लिखा हुआ है कि आप 60 दिन के अंदर अपने पैसे जमा कर दोगे। तो अमन ने बोला, बायर ने बोला ठीक है भाई मैं तो वापस करूँगा ही। तो अमन ने क्या किया बेटा, अपनी यहाँ पर साइन कर दी, क्या कर दी अमन ने, अपनी साइन कर दी। अब यहाँ पर बायर ने अपनी साइन कर दी। अब ये तो इसमें बायर ने जो साइन करी ये क्या एक गारंटी है कि हाँ वो 60 दिन के अंदर पैसा दे देगा, और अगर 60 दिन के अंदर पैसा नहीं देगा तो सेलर्स के खिलाफ क्या कर सकता है, केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। मान लो अगर अमन ने साइन ना करा होता, अमन ने साइन ना करा होता और 60 डेज के बाद जब राहुल पैसे लेने जाता और अमन पैसा देने से मना कर देता तो राहुल के पास कोई प्रूफ रहता, नहीं रहता, पैसा चला जाता, इसलिए इसने क्या कर लिया, साइन करा लिया। अब ये क्या है, गारंटर है, तो ये केस कर सकता है, समझ में आ रही बात। तो ये साइन किया है ना जिस पेपर पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रही बात कि मतलब अगर मान लो कभी भी बायर सेलर को पैसा नहीं देता है तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, उसके बायर के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, मान लो कितने दिन की बात हुई है, 60 डेज की। कितने दिन की बात हुई है, 60 दिन की बात हुई है, यानी कि 60 डेज के अंदर वो भैया पैसा देगा। तुमने कहा ठीक है 60 डेज में पैसा दीजिए। अब जब 60 दिन, सुनो ध्यान से, 60 डेज होने से पहले राहुल ने बेच दिया सामान। अब आफ्टर 10 डेज यानी कि 10 दिन के बाद राहुल को पैसे की जरूरत पड़ गई। बात कितने दिन की हुई थी, 60 डेज की। अभी 10 डेज हुए हैं खाली, 50 दिन बचा, अभी 50 डेज अभी बाकी है। राहुल ने फ़ोन लगाया अमन को, भाई अमन पैसा दे दो यार। अमन ने कहा देखो यार ऐसा है, तुमसे बात हो गई थी कि तुम जो है पैसा अभी नहीं लोगे, अब क्यों मांग रहे हो, 60 डेज के बाद देंगे, हमने साइन भी किया था उसमें एग्रीमेंट में। तो ठीक है भाई, अब राहुल क्या करे, राहुल के पास, राहुल ने हर जगह पैसा मांगा, राहुल को पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा समझना। तो लेकिन राहुल की देखो, लेकिन राहुल के पास क्या है, ये बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या है, बिल है, पहले से एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको ये क्या कर सकता है, इसको ये लेके जाएगा कहाँ पे, बैंक में कहाँ पर लेके जाएगा बेटा, बैंक में। राहुल कहाँ जाएगा बिल लेके, बैंक में। और जो बिल था ना, बिल जो बायर ने साइन करके दिया था, वो बिल किसको दे देगा बेटा, ये बैंक को दे देगा। क्या दे देगा, बैंक को दे देगा। कुछ बात समझ में आ रही, किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। और बैंक क्या करेगा, कितनी पेमेंट थी, 1 लाख रुपए। तो जो 1 लाख रुपए पेमेंट बायर को करनी थी सेलर को, यानी कि अमन को करनी थी राहुल को, वो पेमेंट बैंक कर देगा सेलर को। समझ में आ रही बात, वो पेमेंट बैंक कर देगा सेलर को यानी कि राहुल को। लेकिन 1 लाख रुपए की बात करें तो 1 लाख नहीं देगा, 99,000 दे, 98,000 दे, जो भी दे, मतलब अपना इंटरेस्ट काट के किसको पेमेंट कर देगा, राहुल को। अब इससे क्या हुआ कि इमरजेंसी के केस में जब कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बिल आप ले जाकर बैंक में जमा कर बैंक में दे सकते हो, और बैंक जो है बायर के बिहाफ पे खुद पेमेंट कर देगा, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट काट के। और राहुल का काम हो गया, राहुल को पैसा मिल गया। अब जब 60 डेज पूरे हो जाएंगे, जब 60 दिन पूरा हो जाएगा, तो जो बायर है ना, ये पैसा सेलर को नहीं देगा, किसको देगा,
बायर पैसा देगा बैंक को, किसको देगा बेटा, बैंक को देगा। सर बैंक को क्यों देगा, क्योंकि बेटा बिल साइन करके दिए तो उसने राहुल को, लेकिन अभी बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो पेमेंट किसको करनी होगी, बैंक को करनी होगी, राहुल को नहीं। अगर ये राहुल कल किसी को, मान लो राहुल जो है कल अमित को दे देता, समझ रहे हो, राहुल अगर अमित को दे देता तो ये पेमेंट अमित को करता। कहने का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल बिल होता है, जिसके पास ये बिल होता है उसको ये पेमेंट करनी होती है, समझ, मतलब उसी को पेमेंट दी जाती है। अगर बिल जिसके, अगर मेरे पास बिल आ गया तो अमन मेरे को पेमेंट करेगा। समझ में आ रही बात। तो दो फायदा, पहला फायदा कि आप केस कर सकते हो, दूसरा फायदा आप ज़रूरत पड़ने पर बैंक से पैसा डिस्काउंट करा सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, बैंक से पैसे डिस्काउंट करा सकते हो। ये दो फायदे हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, रफ करूँ, चलो। अब एक चीज़ समझो, इसमें बहुत सी एंट्री हमें पढ़नी है, लेकिन एंट्री से पहले बेटा हमें आनी चाहिए डेट निकालना। क्या निकालने आनी चाहिए, डेट कैसे निकालते हैं, ठीक। डेट का मतलब क्या है, देखो अभी तक जो जनरल एंट्री करते थे उसमें डेट लिखी थी, आप कर लेते थे, लेकिन अब डेट आपको निकालने आना चाहिए। मतलब वैसे मान लो जैसे बाइंग एंड सेलिंग हुई है, क्या तारीख है आज, 3 तारीख, सिंपल ले लो, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। कब लिया, 1 अप्रैल 2020 को, और आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब आफ्टर 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है। बताओ डेट क्या होगी, पेमेंट की डेट क्या होगी। मतलब 1 अप्रैल 2020 को पैसा लिया, अब इस मतलब सामान खरीदा, ये देखो ये कौन है, बायर है, और ये कौन है, सेलर है। बायर, सेलर ने बायर सामान बेचा और बोला 1 अप्रैल 2020 को बेचा और बोला 2 महीने के बाद पैसा देंगे। तो अब 2 महीने के बाद जब पैसा देंगे तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी। हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। तो ड्यू डेट कैसे निकलेगी, तो याद रखना, ड्यू डेट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। ड्यू डेट प्लस 3 दिन क्या रहेगा, ग्रेस रहेगा, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो 1 अप्रैल 2020 है, तो ड्यू डेट क्या है उसकी, 2 महीना, 2 महीना समझो, 1 अप्रैल के 1 महीना हुआ 1 मई, फिर उसमें 1 मंथ ऐड करो 1 जून। समझ में आ रही बात। 2 महीना था ना, तो 1 मई 1 जून, 2 महीने हो गए। उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ो, 3 दिन, 2 जून के बाद, 1 जून के बाद 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो ड्यू डेट क्या आएगी, 4 जून 2020। समझ में आई बात। फिर से देखो, 1 अप्रैल 2020 को सामान खरीदा, आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ के बाद पेमेंट करनी है, तो अप्रैल के बाद 2 महीने कितना हुआ, 1 अप्रैल था, 1 मई 1 मंथ हो गया, 1 जून 2 मंथ हो गया, उसमें 3 दिन ऐड करो, 2nd, 3rd, 4th, तो 4 जून हो गया। समझ में आई बात। फिर देखो, मान लो आप लोगों ने सामान लिया 15 मई 2022 को, पेमेंट करनी है आफ्टर 3 मंथ। अब 3 महीने बाद कौन सी डेट रहेगी, देखो ड्यू डेट प्लस 3 डेज लिया, 3 मंथ जोड़ो पहले, 15 मई के बाद 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 3 महीने हो गए, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 3 महीने हो गए। उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ो, 16, 17, 18, तो कितना आ जाएगा, 18 अगस्त 2020। समझ में आ रही बात। अरे 22 है ना, तो 22 लिख दूँ। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक और देखो, मान लो 10 जुलाई को लिया, 10 जुलाई 2023 को, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, तो जुलाई 1 महीना का क्या आएगा, 10 अगस्त, 10 जुलाई के बाद 10 अगस्त, 10 अगस्त, उसमें 3 दिन और जोड़ो, तो 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, तो क्या हो जाएगा 13 अगस्त 2023। इज दैट क्लियर, यस और नो। यहाँ तो कोई डाउट हो बेटा तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से ड्यू डेट हम लोग निकालते हैं। ये तो हो गई मंथ वाले की बात। अब देखो कब आगे और क्या दिक्कत है। अब दिक्कत ये है, कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी हॉलीडे होता है और एक होता है नेशनल हॉलीडे। इन द केस ऑफ नेशनल हॉलीडे, जब भी कभी भी नेशनल हॉलीडे होगा तब क्या होगा, और जब भी कभी भी इमरजेंसी हॉलीडे रहेगा तब क्या होगा। मतलब जिस दिन ड्यू डेट है
जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन अगर आपका हॉलीडे पड़ रहा है नेशनल, और जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे पड़ रहा है, तो नेशनल हॉलीडे में याद रखना, एक है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी, और तीसरा आपका आएगा 2 अक्टूबर। संडे भी होता है लेकिन संडे को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। वो इमरजेंसी हॉलीडे जैसे कर्फ्यू वगैरह लग जाए, कभी कोई कोविड लग जाए, अचानक से दुकान बंद करनी पड़ जाए, वो बुक में मेंशन रहेगा। पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल हॉलीडे की। मान लो आप लोगों ने सामान लिया 12 जुलाई को, ड्यू डेट बोल रहा है आफ्टर 1 मंथ, तो 12 जुलाई को लिया तो एक महीने के बाद ड्यू डेट क्या होगी, तो 12 जुलाई का एक महीना जोड़ो, 12 अगस्त, एक महीना हो गया। अब 3 दिन ग्रेस, 12 अगस्त, 3 दिन एक्स्ट्रा, 13, 14, 15, तो डेट क्या होगी बेटा 15 अगस्त। क्या होगी 15 अगस्त, ईयर जो भी लिखा रहा है ईयर लिख देना। अब ये बताओ ड्यू डेट क्या हो रही है 15 अगस्त, समझना बात को। अब ये बताओ नेशनल हॉलीडे के दिन क्या पड़ गया, ड्यू डेट कब पड़ गई 15 अगस्त के दिन। तो जब कभी भी ऐसा हो जिस दिन नेशनल हॉलीडे पड़े तो डेट हमेशा बिफोर 1 डे कर दोगे। अगर ऐसा हो जाए कि ड्यू डेट आपकी नेशनल हॉलीडे की पड़ जाए, ऐसा हो जाए कि नेशनल हॉलीडे ड्यू डेट के दिन पड़ जाए, समझ में आ रही बात, तो आप एक दिन पहले कर दोगे। यानी कि 12 जुलाई था, एक महीने के बाद कितना आया 12 अगस्त, 13, 14, 15, तो 15 में एक दिन पहले क्या आता है 14 अगस्त कर दोगे। समझ में आई बात कि नहीं आई। एक और देखो, मान लो आपने लिया 23 दिसंबर, ठीक 2022, बोल रहे आफ्टर 1 मंथ के बाद पेमेंट करनी है। कब करनी है बेटा, आफ्टर 1 मंथ के बाद पेमेंट करनी है। तब 23 दिसंबर के आफ्टर 1 मंथ क्या आएगा 23 जनवरी, ठीक है 23 जनवरी। अब 24, 25, 26 ड्यू डेट कब पड़ रही है 26 जनवरी को, लेकिन 26 जनवरी क्या होता है नेशनल हॉलीडे, तो आप क्या करोगे एक दिन पहले कर दोगे, और ड्यू डेट क्या हो जाएगी आपकी 25 जनवरी, जो भी ईयर रहेगा वो लिख दोगे। ईयर चेंज होगा क्योंकि 22 था, अगले साल 23 से जाता है, ठीक है दिसंबर का महीना ना, इसलिए 23 कर दोगे। समझ में आ रही बात, तो इस चीज़ का ख्याल रखोगे, अगर ड्यू डेट नेशनल हॉलीडे के दिन पड़ जाए तो एक दिन पहले कर दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अब समझो, अगर इमरजेंसी का केस पड़ जाए, मान लो कोई था 18 अगस्त 2024 आफ्टर 2 मंथ, और उसमें मेंशन रहेगा कि जिस दिन डेट पड़ी उस दिन इमरजेंसी पड़ गया, तो 18 अगस्त के 2 महीने क्या आएगा 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर 3 दिन जोड़ो 19, 20, 21, तो ड्यू डेट यहाँ पर क्या आ रही है 21 अक्टूबर, लेकिन उसमें मेंशन है कि जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो उस दिन क्या करोगे एक दिन बढ़ा दोगे, और वहाँ पर क्या करोगे 22 अक्टूबर 2024 कर दोगे। मतलब इमरजेंसी के केस में आएगा तो एक दिन बढ़ा दोगे, और नेशनल हॉलीडे के केस में आएगा तो एक दिन घटा दोगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ूँ समझ में आ रहा है। ड्यू डेट बहुत जरूरी है, आज के काम में आप ड्यू डेट निकालोगे, टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चन भेजूंगा, उसको लगाओगे, एंट्री में आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है क्लियर है, रफ करूँ। चलो ये हो गया भाई। अब बचा क्या आपका, एक बचा लीप ईयर का केस। कौन सा बचा, लीप ईयर। लीप ईयर कब आता है, लीप ईयर समझते हो जिसमें 29 फरवरी आता है, 4 साल में एक बार, जिनका बर्थडे जिनका जन्मदिन होता है 4 साल में एक बार, वो 29 फरवरी को आता है। तो अब एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर लीप ईयर का केस रहेगा तो वो कब रहेगा 29 फरवरी को रहेगा, और जब 29 फरवरी को मामला फंसा है ना, तो वहाँ पर लीप ईयर आ गया, बर्थडे आपका 24 आया। ये कब होता है, ये आपका 2000 इस तरह से 4 की टेबल में होता है, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, तो पहचानोगे कैसे कौन सा लीप ईयर है, तो इस तरह से लिखा रहेगा। अगर 2007 लिखा है तो परेशान होना ही नहीं है। अब एक चीज़ समझना, किसी क्वेश्चन में आया 27 जनवरी 2023 आफ्टर 1 मंथ, ठीक, और लिखा है 27 जनवरी 2024 आफ्टर 1 मंथ। अब दोनों ड्यू डेट क्या होगी समझो बात को, 27 जनवरी 2023, 23 में ये बताओ लीप ईयर आता है कि नहीं, एक मिनट रुकना बस।
हाँ बताओ, ये बताओ कि 23 में लीप ईयर आता है? नहीं आता है। तो महीना कितने का रहेगा फरवरी का? 28 का। इसमें लीप ईयर तो आता नहीं, तो फेब कितने का रहेगा? 28 का। अब बताओ एक महीना कब हुआ? 27 फेब को, ठीक है। 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ो, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, तो ड्यू डेट क्या होगी? 2 मार्च 2023, ठीक। अब 27 जनवरी के हिसाब से देखो, 27 जनवरी 2024, ठीक। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद क्या डेट आएगी? 27 फरवरी, ठीक है। लेकिन 24 कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर, तो इसमें 29 भी आएगा। तो 28 फरवरी एक दिन, 29 2 दिन, और ड्यू डेट क्या रहेगी? 1 मार्च 2023। समझ में आई बात कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लीप ईयर के केस में नोट करो, नोट किया, रफ करो, चलो। और लास्ट बच्चा बेटा, कभी कभी डेज का आता है। डेज समझते हो? जैसे लिखा है 25 जैन आफ्टर 1 मंथ, यहाँ पर ड्यू डेट। अगले में लिखा है 25 जैन 30 डेज, ठीक। अब दोनों में डिफरेंस है, लिखा तो 30 डेज है, यहाँ लिखा है 1 मंथ, तो लोगों को लगता है सेम है, लेकिन अलग है। 1 मंथ रहेगा तो सिंपल कैलकुलेशन है, 25 जनवरी, एक महीने बाद कब आएगा? 25 फरवरी, 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ो, 26, 27, 28 फरवरी, कितना आएगा? 28 फरवरी, जो भी ईयर रहेगा 21, तो 21 लिख दो, 22 आएगा 22 लिख दो, खत्म। लेकिन डेज है, तो डेज में आपको काउंट करना पड़ेगा। काउंट कैसे करोगे? अब क्योंकि कभी महीना 31 का होता है, कभी मंथ 30 का होता है, इसी का ख्याल रखोगे। तो 25 जनवरी को, तो यहाँ से जोड़ो, तो 6 दिन। जनवरी कितने महीने हो? आपको याद करना पड़ेगा कौन से मंथ में 31 डेज है, कौन से महीने में 30 दिन है। तो जनवरी कितने का होता है? 31 का। तो 25 से 6 दिन इधर, 26 1, 27 2, 28 3, 29 4, 30 5, 31 6 दिन तो यहाँ निकल गए। अब फरवरी में अब 30 दिन जोड़ना है। आप ये बताओ ड्यू डेट कैसे आएगी? 30 दिन कैसे होगा? 6 दिन तो यहाँ निकल गए। अब 20 दिन, फरवरी के 20 फरवरी तक 20 दिन हो गया, 20 से 26, 21 को 27, 22 को 28, 23 को 29, 24 को 30। ड्यू डेट कब पड़ रही है? 24 फरवरी को। कब पड़ रही है? 24 फरवरी को। उसमें 3 दिन ऐड करो, 25, 26, 27, तो डेट क्या रहेगी? 27 फरवरी 2021। मतलब मेरी बात समझ में आई? एकदम सिंपल है बेटा। मंथ वाले में सिंपल है, कैलकुलेट कर लोगे। डेज रहे 30 दिन 60 दिन, तो वहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा कि किस महीने में कितने दिन है, उसमें कितना गया, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट। तो जितने तरीके बताए सारे लगा डालो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, बैक क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर और चीज़ें मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से लोगों को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, इसमें आपको मैं और जितने भी तरह के क्वेश्चन सब कराऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।